नमस्कार। द फॉलो अप के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। इस वक्त एक्सक्लूसिवली बाबूलाल मरांडी जी, राज्य के पहले मुख्यमंत्री और मौजूदा समय में झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष, हमारे साथ फॉलो अप के दफ्तर में जुड़े हैं। दरअसल बीजेपी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कल से करने जा रही है। इसी साल के अंत में झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में मुख्य विपक्षी पार्टी लगातार जो है अपने कार्यक्रमों के जरिए जनता से जुड़ रही है, संवाद कर रही है। यह पहला मौका होगा जब आप किसी चैनल पे इस तरीके से जब आप जुड़ेंगे, तब जबकि टू वे कम्युनिकेशन होगा। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले फॉलो अप के जरिए जो है एक प्रोमो भी छोड़ा, जिसमें बाकायदा हमने आपसे आग्रह किया कि आप बाबूलाल मरांडी जी से सीधे तौर पे सवाल पूछ सकते हैं। कुछ सवाल फॉलो अप करेगा और कुछ सवाल जो आपके जहन में है उन सवालों को भी हम लोग लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या झारखंड परिवर्तन यात्रा के लिए तैयार है? सर, सबसे पहले तो आपका फॉलो अप के दफ्तर में स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ओर से आप सबको। आप लोग परिवर्तन यात्रा करने जा रहे हैं। पहला सवाल तो सर यही है कि क्या झारखंड परिवर्तन के लिए तैयार है? तब जबकि आप लगातार झारखंड घूम रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी आप पूरा झारखंड का आपने 2.5-3 महीने तक भ्रमण किया। अब जबकि सामने चुनाव है, क्या बाबूलाल मरांडी यह मान करके चल रहे हैं कि जनता परिवर्तन के लिए तैयार हो चुकी है? नहीं, निश्चित रूप से झारखंड की जनता जिस उम्मीद के साथ पिछले 5 वर्षों तक हेमंत सोरेन की सरकार को लोगों ने देखा, चुनाव के पूर्व उन्होंने कई घोषणाएं की थी, या चुनाव के बाद भी उन्होंने घोषणाएं की, सरकार बनने के बाद भी। लेकिन कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि आज झारखंड की जनता अपने आप को ठगासा महसूस कर रही है, और हमें ही नहीं बल्कि राज्य की जनता अब चाहती है झारखंड में अब परिवर्तन होना चाहिए, और उसी परिवर्तन को एक आवाज़ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से कल 20 तारीख से हम सब लोगों ने परिवर्तन यात्रा निकाली। और झारखंड के सरकारी तो 5 प्रमंडल है, लेकिन हम लोगों ने अपनी संगठन की सुविधा के हिसाब से उसको हम लोगों ने 6 हिस्सों में बांटा है। तो 6 स्थानों से यात्रा भी प्रारंभ होगी और 6 स्थानों पर यात्रा भी समाप्त होगा। यात्रा जहाँ से प्रारंभ होगी वहाँ भी कोई ना कोई केंद्र के हमारे लीडर आएंगे, नेता आएंगे, और जहाँ समाप्त होगा वहाँ भी आएंगे, और बीच बीच में भी कई एक स्थानों पर जी केंद्र के लीडर आएंगे। कई एक राज्यों में हमारे मुख्यमंत्री है। हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि उन लोगों में से कोई ना कोई कहीं ना कहीं आ करके सभा को संबोधित करेंगे, ताकि हम जनता को ये बता सकें कि झारखंड की आज की हालत क्या है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। सर, ये जो जगह का चयन किया गया है, शुरुआत भोगनाडीह से गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, आप लोग खुद रहेंगे, वहाँ पे सिद्धू कानू के मूर्ति पे जो है माल्यार्पण करना है, और उसके बाद साहेबगंज में सभा है। तो ये बरहेट से ही चयन किया गया है। एक तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से आप लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो क्या एक तरीके से सीधी चुनौती मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को है? इसकी शुरुआत वहाँ से इसलिए की जा रही है? नहीं, मैं इसको चुनौती के रूप में नहीं मानता हूँ कि भाई भोगनाडीह सिद्धू कानू का जन्म स्थान है जी। सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो जानो, ये 4 भाई 2 बहनें। इन लोगों ने 1855 में अंग्रेज़ों के विरोध जो हूल की आगाज़ वहीं से किया था। तो स्वाभाविक है कि उनके जन्म स्थान है, तो कोई भी इस प्रकार की अगर हम कोई क्रांतिकारी कदम उठाते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग वहाँ जाते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो पार्टी ने तय किया कि भाई हमें उस स्थान को चुनना। तो संथाल परगने की जो यात्रा प्रारंभ होगी वो भोगनाडीह में सिद्धू कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके और फिर साहेबगंज में सभा को संबोधित करेंगे देश के गृह मंत्री,
आदरणीय अमित शाह जी। और उसके बाद उत्तरी छोटा नागपुर का पश्चिमी भाग है, पश्चिमी हिस्सा, जी जिसको गिरिडीह, धनबाद, बोकारो जिला जिसमें शामिल है, उसकी यात्रा की शुरुआत गिरिडीह जिला में ही झारखंड धाम है। जी सैदी देश के लोगों को नहीं पता है, लेकिन प्राचीन काल से वहाँ एक झारखंड धाम है, बाबा की मंदिर है। जी तो वहीं से कार्यक्रम प्रारंभ होगी। कल है वो भी 20 तारीख को ही। तो पहला कार्यक्रम साहेबगंज में सभा को संबोधित करेंगे और दूसरा जब लौटेंगे तो फिर गिरिडीह जिला के झारखंड धाम से। तो ये परिवर्तन की ज़रूरत क्यों है? क्या बीजेपी को सिर्फ सत्ता में आना है इसलिए बाबूलाल मरांडी जी को फिर से मुख्यमंत्री पद चाहिए इसलिए ये परिवर्तन हो रहा है, या फिर कई सारे जो मुद्दे हैं उस पे आप सवाल उठा करके जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बार बार कहे कि भाई हमारे लिए ये चुनाव विधायक बनाने के लिए मात्र नहीं है, मंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव नहीं है जी। हमारे लिए चुनाव झारखंड को बचाने के लिए है। और झारखंड को जब हम बचाने के लिए कहते हैं तो आप झारखंड के हालात पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो समझ में आएगा। भाई आज जिन लोगों की इस प्रदेश में सरकार चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार है। अब याद करिए, चुनाव के समय उन्होंने जो वादा किया था, उन्होंने कहा था कि गरीबों को साल में हम 72,000 रुपया देंगे, नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि जो वृद्ध महिला है, विधवा है, दिव्यांग है, उनको 2,500 रुपया पेंशन देंगे, आपने नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को चूल्हा खर्च 2,000 रुपया महीना देंगे, आपने दिया नहीं। उन्होंने कहा था कि नवविवाहिता जो लड़की है, शादी होगी तो उनको सोने की सिक्का मिलेगा। भैया सोने की नहीं दिए, चांदी के भी आपने नहीं दिया। आपने 10 लाख से अधिक लोगों का ग्रीन कार्ड बनवाया और कहा कि हम भी प्रधानमंत्री जैसे मुफ्त में 5 किलो अनाज दे रहा है प्रत्येक व्यक्ति को, वैसे ही हम भी मुफ्त में अनाज देंगे। जी। बेचारा वो लोग ग्रीन कार्ड लेकर के आज घूम रहे हैं, लेकिन आज तक अनाज उनको नसीब नहीं हुआ। और उन्होंने क्या कहा नौजवानों के लिए, आप याद करिए, नौजवानों को कहा था कि भाई हम 5 लाख नौकरी देंगे। और उससे आगे भी उन्होंने कहा था, पिताजी के एक प्रकार से कस्में उन्होंने खाया था, कहा कि हम शिबू सोरेन के बेटा है, अगर हम 5 लाख लोगों को नौकरी नहीं दिए तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। उससे आगे और उन्होंने विधानसभा, वही क्या कहते हैं, सदन में, विधानसभा में 2020 का जो बजट सत्र था उसमें क्या कहा कि रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। नौजवानों को कहा था कि BA पास 5,000, MA पास 7,000, भाई आपने एक को भी नहीं दिया। गरीबों को आपने कहा था कि भाई 10 लीटर पेट्रोल देंगे, 25 रुपया सब्सिडी पर, आज तक आपने नहीं दिया था। ऐसी अनगिनत इन्होंने घोषणा किया, जितना पारा टीचर से लेकर के सहायक पुलिस से लेकर के जितने भी लोग काम करते सबको कहा था लंबा चौड़ा आपको अस्थायी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आपने कुछ किया नहीं। तो ये जो इन्होंने वादा खिलाफी किया था, और पूरे 5 साल तक इन्होंने क्या किया, एक तो वादा किया उसको पूरा नहीं किया, और 5 साल इन्होंने लूटने में लगाया पूरे समय। नदी के बालू को आपने पूरे लूट लिया। भाई आप अगर उसको ऑक्शन नहीं कर पा रहे थे तो फिर आप फ्री कर देते। 2013 तक फ्री तो उन्होंने कर दिया, लास्ट में बोला है। लास्ट में क्या फ्री किया, जो पुलिस पकड़ती है, और लास्ट में फ्री करने का क्या मतलब होता है। पत्थर को कितना लूट हुई है दुनिया सब जानती है, चल भी रहा है केस, उस कारण से जेल में भी रहा है, कई लोग आज भी जेल में बंद है, अफसर भी है, इंजीनियर भी है, हर जगह भ्रष्टाचार है, यहाँ तक कि जमीन, मिलिट्री सेना की जमीन तक को नहीं छोड़ा। तो इस प्रकार की लूट हुई है। 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा किसी अखबार में छापा था कि भारत सरकार की जो राजस्व विभाग है, उन्होंने छापा कि भाई 1800 एकड़ जमीन की हेराफेरी हुई है,
जो बार बार CNTR SPT एक्ट की ये दुहाई देते हैं, उसके साथ तो इतनी छेड़छाड़ हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है। और यहाँ से लेकर के कलकत्ता तक मिल करके लोगों ने क्या 3,000 करोड़ रुपया से अधिक के उसमें लेन देन हुआ है। तो पूरी अगर हम कहें 5 साल ये सरकार लूटने में लगे रहे, लुटाने में लगे रहे, पैसा कमाने में लगी रही, डेवलपमेंट सब रुका हुआ है। सर, आप इन मुद्दों को गिना रहे हैं, कई ऐसे जो आम लोगों से सीधे तौर पे जुड़ते हैं वो मुद्दे, लेकिन हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी तो ये बोल रही है कि भाई ये परिवर्तन यात्रा तो ये कल से शुरू होगा, लेकिन परिवर्तन के लिए तो ये लोग डे वन से, जब से हेमंत सोरेन शपथ लिए हैं और नेक्स्ट डे से सरकार गिराने, विधायकों को खरीदने, फिर पहले कोरोना आ गया, फिर ईडी का जिस तरीके से ये हुआ, आरोप तो आप ही के ऊपर लग रहा है कि भाई केंद्र के इशारे पे ये सब चल रहा है, और जेल में फिर डाल दिया गया। तो काम करने का तो मौका ही नहीं आपने दिया, तो काम कैसे किया जाए? देखिए, काम तो कर ही नहीं रही है सरकार ने, हमने तो बार बार कहा है। और लगभग आप देखे होंगे जब सरकार बनी जी, तो लगभग हम लोगों ने 1 साल तक यूं ही छोड़ दिया था, बोले चलो नई सरकार बनी है, काम करेगा। लेकिन जब 6, 7, 8, 9, 10 महीना हो गया और सरकार काम नहीं कर रही है, कमाने में लगी हुई है, सरकार को दलाल और बिचौलियों ही चला रहे हैं, तब फिर लगा कि अब विरोध करना पड़ेगा, सड़कों पर आकर के करना पड़ेगा। और हम सब लोग लगातार विरोध कर रहे, आवाज़ उठा रहे। और आज जितनी उनको आज जेल जाना पड़ा तो उनकी अपनी करनी थे। मैं तो कई चीज़ों कहता हूँ कि भाई हमको तो यहाँ तक कहा जाता है पत्रवीर, हमने काफ़ी पत्र उनको लिखा। आप याद करिए, एक पत्र का मैं उल्लेख करूँगा। साहेबगंज में पत्थर की इलीगल जी सर, कटिंग भी हो रही थी, ढुलाई भी हो रही है। हमने राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि साहब यहाँ पर इलीगल तरीके से पत्थर की गंगा नदी के इस पार से उस पार जा रहा है। एक तो गलत स्थानों से जा रहा है, जहाँ रात में जहाज को चलाना प्रतिबंधित होता है वहाँ रात में भी चलता है। इतना ओवरलोडिंग होता है कि लोगों ने हमें बता दिया था कि कभी भी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है। जी, और जब हम पत्र लिखे तो हमें लगता है 1.5-2 साल के बाद वही घटनाएं घटी। भाई, मुख्यमंत्री को जब हम पत्र लिखते हैं, हम विधायक भी हैं और राज्य के हम मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लेकिन पत्र का नॉलेजमेंट तो छोड़ दीजिए, एक नॉलेज भी नहीं किया उन्होंने और उसकी कोई जांच भी नहीं की, और बाद में सब कुछ स्पष्ट हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि भाई उन्होंने जब गड़बड़ किया तभी तो उसको जेल जाना पड़ा, जो गड़बड़ करेगा उसको जाना ही पड़ेगा। और उन्होंने वही काम किया, उन्होंने पूरे राज्य को इन्होंने जिस प्रकार से लुटवाया है एक एक चीज़ पर। हमने दारू पर भी उनको पत्र लिखा है। जी, आप देखेंगे जिस दिन भी जांच होगा उस दिन इनको जवाब नहीं सूझेगी। जैसे आप देखेंगे दिल्ली में क्या कहते हैं, केजरीवाल कितना दिनों तक जेल में रहे, सबको पता है, अभी भी मामला चला, अभी तो बेल पर है। तो झारखंड में भी जो दारू की जो घोटाला हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। भाई, यहाँ मंत्री के, सचिव के, अब तो सचिव के नौकर के घर में भी करोड़ों करोड़ टका मिल रहा है। कल्पना कर सकते 35-36 करोड़। कल्पना कर सकते हैं क्या? अफसर के सीए के पास भी पैसा मिल रहा है, उसको सब दुनिया ने देखा है उसको। ये कांग्रेस पार्टी के एमपी, उसके घर से 350 करोड़ से अधिक के नोट की गड्डी पूरे दुनिया ने देखा है टेलीविजन पर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लूट नहीं तो क्या है, पैसा किसकी है? तो अगर इतनी बड़ी लूट झारखंड में हो रही है और 5 महीना के लिए जेल गया तो मैं समझता हूँ ये तो कम है। तो आप बड़ी बात बोल रहे हैं कि ये 5 महीना जो जेल में रहे हेमंत सोरेन ये कम है, तबकि जब हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की बेल देते समय हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी तो उसको सामने से पेश कर रही है कि देखिए हाईकोर्ट ने क्या कहा। हाईकोर्ट ने तो कहा कि भाई सीधे तौर पे तो जुड़ नहीं रहा है मामला। देखिए भाई, हाईकोर्ट की टिप्पणी के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। हाईकोर्ट कोर्ट है, मैं उसकी सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ भाई मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? अगर मेरे नाम से ही सारे प्रॉपर्टी हो तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग तो कभी होगी नहीं।
मनी लॉन्ड्रिंग तो उसे ही कहा जाता है जो बेनामी प्रॉपर्टी किसी और के नाम से, लेकिन हमने वहाँ पूंजी इन्वेस्ट किया है। आज उस ज़मीन की बात हो रही है, अगर आप कैमरा ले करके वहाँ जाइए और अगल बगल में लोगों से पूछिए कि भाई इतना बड़ा ये जो बाउंड्री वाल है 5-6 एकड़ ज़मीन पर, ये किसका है, हर कोई बताता है हेमंत सोरेन का है, उन्होंने किया है। तो मैं ये कहता हूँ कि यही तो मनी लॉन्ड्रिंग है। अच्छा सर, आपके मन में एक मलाल रहता है हमेशा कि ये जो पंचम विधानसभा झारखंड का रहा, एक तो सदन के अंदर आपको बोलने का मौका नहीं दिया गया, दूसरा जब आप जवाब दे रहे थे इस सवाल का तो आपने कहा कि पत्र इतना लिखे हैं कि लोग मुझे पत्रवीर तक बोलते हैं, लेकिन जवाब तक कभी नहीं मिला और ना ही उस पर समाधान की दिशा में बढ़ा गया। लेकिन बीच में सर अभी 4-5 दिन पहले एक पत्र जो है लिखा गया गृह मंत्री अमित शाह को, चंपई सोरेन जो अब आपके पार्टी के नेता हो गए, बीजेपी के नेता, उन्होंने हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए जो है वो पत्र लिखा है। लोग ये बोल रहे हैं कि भाई पत्र लिखने का काम तो बाबूलाल मरांडी जी का है, तो ये चंपई सोरेन अचानक से कैसे पत्र लिखने लगे? चूँकि सर ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं आपसे कि लोगों के मन में कन्फ्यूजन है, जैसा कि लोकसभा के चुनाव में एनडीए के तरफ से यह पूछा जाता रहा कि इंडिया अलायंस ठीक है कि गठबंधन तो हो गया, लेकिन इसका दूल्हा कौन है, चेहरा कौन है? हमारे तरफ तो नरेंद्र मोदी हैं। अब इधर जब पूछा जा रहा है कि भाई हमारे तरफ तो हेमंत सोरेन हैं, लेकिन एनडीए के तरफ से, बीजेपी के तरफ से कौन है? तो बाबूलाल मरांडी तो दिख रहे थे, अब चंपई सोरेन भी आ गए हैं, वो भी अब देख रहे हैं कि कोल्हान से निकल के संथाल जा रहे हैं, उनकी जो सभाएं हो रही है, तो लोग कन्फ्यूजन में है। तो इस पे नहीं, मैं कह सकता हूं कि भाई लोग कोई कन्फ्यूजन में नहीं है। लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी समय पर निर्णय करती है और समय पर सब कुछ जनता जैसा चाहती है वैसा ही निर्णय करती है, क्योंकि देश की जनता को या प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर पूरा भरोसा होता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा कि कई राज्यों में नेता को लेकर के भी जाते हैं, बिना घोषणा के भी जाते हैं, लेकिन हमारे लिए ये कोई विषय नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। समस्या तो आज जेएमएम के सामने है, क्योंकि वो इस कारण से परेशान है, इसलिए इस बातों को वो अधिक उठा रहा है, क्योंकि उनको देख रहा है सामने जी कि इस बार उनकी विदाई होना तय है। और जब आदमी की विदाई होती है तो बड़ा चिंतित होते हैं, तो इसलिए वो अब उनको लगता है यार विदाई हो रहा है, कौन दूल्हा होगा, ये बड़ा उनके लिए दिक्कत है। उनके लिए दिक्कत है, बीजेपी के कार्यकर्ता के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ना झारखंड की जनता के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप और आपकी पार्टी बाबूलाल कॉन्फिडेंट हैं कि विदाई हेमंत सोरेन की हो जाएगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम ही नहीं, जनता आप कॉन्फिडेंट है। आपके जनता से आप बात करेंगे, अब जनता आप कहने लगी है कि भाई सरकार को तो आप जाना ही है। सर अभी से देखिए कि ऑफिस से जो है, चूंकि हमने ये अपील कर दिया था कि बाबूलाल मरांडी जी से आप भी सवाल कर सकते हैं, तो कई सवाल मेरे हाथ में आ गए हैं। आप लोग भी इंतज़ार कीजिए, आपके सारे सवाल हम लोग जो है लेने की कोशिश करेंगे। कुछ और सवाल हैं फॉलोअप के, जो वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। सर एक चीज़ जो देखने को मिल रही है कि चूँकि आप लोग अब सामने है, चुनाव में जाना है आपको, एनडीए के भीतर कई दलों की दावेदारी हो गई है। सरयू राय जी अब नीतीश जी की पार्टी जदयू में शामिल हो गए हैं। एनसीपी गुट, अजीत पवार गुट के जो कमलेश सिंह हुसैनाबाद से हैं वो हैं। कुछ दिन पहले लोजपा रामविलास के जो नेता हैं चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो आए हुए थे रांची, उन्होंने भी दावा कर दिया है। क्या इतना स्पेस है बीजेपी झारखंड इकाई के पास कि आप इन सारे लोगों को लेकर के चलें, चुनाव से पहले सबको जोड़ लें? आजसू पहले से आपका एक तरीके से मान के चला जा रहा है कि आजसू इस बार आपके साथ है। देखिए ये मामला है केंद्र का जी, इसलिए केंद्र तय करेगी कि आने वाला विधानसभा के चुनाव में किसके साथ हमारा कितना गठबंधन रहेगा, वो केंद्र तय करेगी। और मैं समझता हूँ कि केंद्र अच्छे निर्णय करेगी, झारखंड के हित में जो होगी वो तय करेगी।
इसलिए हमें अपने नेताओं के ऊपर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। और चूँकि विषय हमारा वो नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई उत्तर मैं यहाँ नहीं दे सकता हूँ। सर समस्या गिनाया जा रहा है, आप चूँकि खुद इस राज्य के सबसे पहले मुख्यमंत्री आप ही रहे, पहले मुख्यमंत्री, तो ठीक है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति समस्या गिनाए तो चलेगा, लेकिन आप जब इस सिस्टम के पार्ट रह चुके हैं, नेतृत्व कर चुके हैं, समाधान क्या है? क्या एक जो आपने सुझाव पत्र मांगी है जनता से, क्या उस सुझाव पत्र का संकलन करके आप समाधान देने की कोशिश करेंगे, या फिर आप पहले से प्लानिंग करके रखे हैं? खास करके अगर नौकरी का जो सबसे बड़ा इशू जो है कि युवा नाराज है इस सरकार से, हेमंत सोरेन की सरकार से, तो वो नौकरी का मसला है, बेरोजगारी भत्ता का मसला है, स्पष्ट नीति जो नहीं बन पाई, नियोजन नीति, उसका मसला है। तो क्या बाबूलाल मरांडी जी के पास सारा कुछ प्लानिंग हो गया है, वो चुनाव से पहले लेकर के आएंगे, रोड मैप एक देंगे? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो हमने जनता से सुझाव मांग रहे हैं जी, तो हम जनता के सुझावों को हम जरूर अपने घोषणा पत्र में, पार्टी का जो संकल्प पत्र होगी उसमें हम जगह देंगे। और इसलिए हमने जनता से सुझाव भी ले रहे हैं, क्योंकि हम जितने लोगों से सुझाव लेने से क्या होता है कि ये पता चलता है कि झारखंड की जनता क्या चाहती है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो उसको हम सब लोग इकट्ठा कर रहे हैं, लोग सुझाव भी लोग भेज रहे हैं। जहाँ तक आपने नौजवानों के बारे में कहा, नौकरी के बारे में कहा जी, तो बाकी तो संकल्प पत्र आएगी तब आपको सब उस समय बता दी जाएगी। लेकिन मैं मूल रूप से क्योंकि हम राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो मैंने काम किया है, और जो मैंने यहाँ के लड़कों की दर्द को भी मैं अनुभव किया हूँ जी, क्योंकि हमसे हमेशा नौजवान मिलते रहते हैं, जब संघर्ष करते हैं, मार खाते हैं तो आते हैं। संयोग क्या है, मोराबादी मैदान के बगल में ही हमारा आवास है, तो आसानी से हम उपलब्ध हो जाते हैं। तो उन लोगों के दर्द और उन लोगों की तकलीफ़ को मैं जानता हूँ। आज भी कई एक ऐसे एग्ज़ाम आप देखेंगे, आज से 2-4 साल पहले एग्ज़ाम दे दिया बच्चे, लेकिन उसका कोई परिणाम आया नहीं, पता ही नहीं है। और परिणाम भी आता है तो संपूर्ण या पूर्ण रूप से नहीं आता है, उनको पता ही नहीं होता है हम फेल किए कि पास किए। इस प्रकार से बहालियाँ तो छोड़ दीजिए। हम ये जरूर चाहेंगे कि झारखंड में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो जितनी भी नौकरी है, जो वैकेंसी है, उसके अगेंस्ट में जो नियुक्तियां होगी उसकी कैलेंडर बाज़ाब्ता जारी करवाएंगे। और जारी करवाने कैलेंडर का मतलब ये होता है, तय रहेगा कि भाई इस समय पर एग्ज़ाम होगी, इस समय पर रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट भी बच्चे अपने से देख सके कि उन्होंने क्या लिखा है, कितना उनको मार्क्स आया है। ये बिल्कुल आजकल तो टेक्नोलॉजी है, सब उसमें डाल दी जाएगी। जब यूपीएससी का एग्ज़ाम सब डाला जाता है समय से, तो झारखंड में जीपीएससी का क्यों नहीं हो सकता है, जेएसएससी का क्यों नहीं हो सकता है? तो इसको कर दिया जाएगा, और इसके बाद मैं नहीं समझता हूँ फिर लड़कों को कोई तकलीफ होगी। मतलब आप बड़ी बात बोल रहे हैं सर कि एक तो कि रिक्त पदों पे वैकेंसी निकलेगी, और दूसरा तय कैलेंडर के हिसाब से एग्ज़ाम होगा अगर बीजेपी को जनता मौका देती है तब। लेकिन एक सवाल सर जो लोगों के जेहन में रहता है, आप जेपीएससी का जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी की पिछली सरकार को अगर देख लिया जाए तो जेपीएससी एक भी नहीं कराया गया। तो देखिए, अब जब पूछा जाता है कि दूल्हा कौन है, तो इसी पे सवाल आ जाता है, क्योंकि भरोसा, मान ले कि बाबूलाल मरांडी से लोग कनेक्ट कर रहे हैं, बाबूलाल मरांडी के ऊपर अगर भरोसा किया जाएगा या फिर किया जा रहा है, तो वो चाहते हैं कि भाई वो स्पष्टता आ जाए। एक तो ये हुआ कि नॉन ट्राइबल चेहरे के साथ भी बीजेपी गई, तो दो सवाल जो बीजेपी का पीछा नहीं छोड़ रही है, एक कि भाई आपका नेता कौन है, और दूसरा कि अगर मौका जनता देती है तो क्या कोई ट्राइबल ही सीएम बनेंगे, या फिर जो इतिहास रहा है कि नॉन ट्राइबल जैसे रघुवर दास जी बने सीएम, उसका हालांकि पार्टी को भी नुकसान हुआ और एक मैसेज जिसको लेकर के चर्चा होते रहती है। तो इस पे स्पष्टता अगर हो जाए। देखिए, मैं एक समझता हूँ कि झारखंड की जनता हमें जानती है जी और जब मैं कह रहा हूँ जी कि भाई नौजवानों के लिए नौकरियाँ होगी तो बिल्कुल उसका कैलेंडर बनेगा।
हम आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और साथ ही हमने कहा कि इस राज्य के हम मुख्यमंत्री भी रहे हैं जी। और पार्टी के नेता होने के नाते मुख्यमंत्री कोई भी रहेगा उसे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हम इसको 100% इम्प्लीमेंट करा देंगे, मैं ये कह सकता हूँ। और मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, शायद नौजवानों को ये पता नहीं हो जी। जो कि आप सब लोगों की उम्र शायद 31-32 अभी है सर। 31-32 होगा, इसलिए नहीं पता। जब 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य बना, जी। झारखंड बनने के पहले जब बिहार एक साथ था जी। तो मैट्रिक का जो एग्ज़ाम होता था तो एक तो कोई टाइम पर कभी होता ही नहीं था बिहार में। उस समय की बात मैं बता रहा हूँ, चूँकि हम भी यहीं से पढ़े लिखे हैं। और समय से एक तो होता नहीं था, विलम्ब हो जाता था, यहाँ के बच्चे लोग बाहर नहीं जा पाते थे क्योंकि यहाँ रिज़ल्ट भी विलम्ब से आता था। और रिज़ल्ट में भी क्या होता था कि आधे लड़कों का रिज़ल्ट तो आ जाता था, आधे लड़कों का पता ही नहीं चलता था वो पास किया कि फेल किया, और वो लोग रांची और पटना की दौड़ लगाते रहते थे। ये दृश्य को मैंने अपने आँखों से देखा था। संयोग था अलग राज्य बना, हम प्रथम मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री नवंबर में बनते हैं, तब तक बच्चों ने फॉर्म भर चुके थे मैट्रिक का। जी। इसके बाद मैट्रिक का जो बोर्ड होता है, बोर्ड जब गठित हो गया तो मैंने सारे अफसरों को बुलाया और हमने कहा कि आप तो बिहार से सब बंटवारा हो जाएगा, इधर का जो बच्चे है उसका सब एडमिट कार्ड इधर आ जाएगा। हमने एक बार ही अफसरों को सबको कहा, बोर्ड के चेयरमैन उस समय कौन थे अभी याद नहीं है, सबको मैंने कहा कि हमने कहा कि भाई देखो, बिहार में जो होता था यहाँ नहीं होना चाहिए। एक तो पूरी कैलेंडर आप लोग बना लेना और एग्ज़ाम समय से हो, रिज़ल्ट भी समय से हो, और एक भी परिणाम कोई पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। लड़के पास करे या फेल करे उनको पता होने चाहिए। और मैं कह सकता हूँ उस समय से लेकर के अभी तक वो फॉलो हो रहा है। समय पर एग्ज़ाम होता है, समय पर रिज़ल्ट होता है और रिज़ल्ट सब निकलता है। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि भाई नीति और बनाने उस- के मामले में हाँ, स्पष्ट बिल्कुल। है। मैं उस समय भी, और मैंने क्या कहा था उस समय, हमने कहा था कि 10 जो टॉपर लड़के होंगे, उस समय बड़ी शिकायतें होती थी, भाई भतीजावाद होता है, जी। तो हमने कहा कि 10 टॉपर बच्चों का क्या कहते हैं आंसर पेपर जो होता है उसको डिस्प्ले करना चाहिए, कोई देखना चाहे तो देख सकता है, ताकि हमारे बच्चों उससे प्रेरणा ले सकता है। मैं तो कहता हूँ जीपीएससी और जेसीसी में भी एग्ज़ाम होगा जी। तो जो लड़का क्वालिफाई करेगा उसकी पूरा कॉपी को डिस्प्ले करवा देंगे, आपका क्या बोलते हैं ये ऑनलाइन, ताकि लोग देख सके अगर इन्होंने टॉपर किया है तो सचमुच में क्या है कि नहीं किया है, बच्चों भी अपने देख करके उसे प्रेरित हो सके। मतलब इसमें जो एक क्या संशय दिक्कत क्या रहता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, उससे स्पष्टता हो जाएगा, हाँ, क्लैरिटी बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं नौजवानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भाई बीजेपी की सरकार इस बार बनेगी तो आपको ये ट्रांसपेरेंसी दिखाई पड़ेगा। समय से एग्ज़ाम होगी, समय से रिज़ल्ट होगा और रिज़ल्ट सार्वजनिक रूप से सब लोग देख सकेंगे, जान सकेंगे। सर, चूंकि आपसे बात हो रही है और अगर बांग्लादेशी घुसपैठ पे बातचीत नहीं हो तो फिर वो बातचीत अधूरी रह जाएगी, क्योंकि बीजेपी इसको बहुत ही प्रमुखता के साथ उठा रही है। अभी जो राज्य सरकार के तरफ से जो डीसी को जो आदेश दिया गया था हाईकोर्ट की तरफ से, चूंकि ये मसला हाईकोर्ट में भी चल रहा है, तो डीसी जो 6 जिला के हैं उन्होंने कहा कि भाई कोई बांग्लादेशी नहीं है। केंद्र के तरफ से जो हल्फनामा, जो एफिडेविट दायर किया गया हाईकोर्ट में, जो जवाब मांगा गया था, अब उसके एक पॉइंट को, जो तकरीबन 36 या 37वें जो पॉइंट है, उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा उठा रही है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये कहना है कि केंद्र भी ये मान रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठी अब तक एक भी नहीं मिला है, इसका कोई सबूत नहीं है, तो कुल मिला के सिर्फ राजनीति हो रही है और एक तरीके से जो है इस पे पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि जब सरकार ने कोई जांच ही नहीं किया है तो कैसे कह सकते हैं कि घुसपैठ नहीं हुआ है। केंद्र में जिस किसी की भी सरकार रही है, समय समय पर पार्लियामेंट में भी बिठाई उठा है जी। और उस समय भी स्वीकार किया गया है कि हाँ घुसपैठ हुआ है, हो रहा है। मुझे याद है कि जब संयुक्त सरकार थी, जी। हमें लगता है शायद
उस समय कम्युनिस्ट के ही लीडर थे, गुप्ता जी होम मिनिस्टर थे, उन्होंने पार्लियामेंट में भी उन्होंने जवाब दिया है। और आज हर किसी को पता है, यहाँ भी पूर्व के कई जब राज्य नहीं बना था उस समय भी कई जांच हुआ है। उस समय के डीसी साहेबगंज में कोई शर्मा जी थे, तो उस समय भी जांच हुआ, उसकी रिपोर्ट हम समझते हैं किसी कई लोगों के पास होगा। थोड़ा आप सब लोग भी कोशिश करेंगे तो मिल जाएगा। जी जी भाई अगर आपने कोई जांच ही नहीं किया है तो कैसे आप कह सकते हैं कि घुसपैठ नहीं हुआ है? आबादी क्या बता रहा है, और उसमें से सबसे अधिक कौन प्रभावित हुआ? आदिवासी भाई बहनें प्रभावित हुए। जहां आदिवासियों की आबादी 1951 में 44% थे, आज वो 28% में आ गए। और उस समय जो मुस्लिम पॉपुलेशन थे, आज वो कई गुना छलांग लगाए हैं। अभी बिल्कुल परसेंटेज की अभी याद नहीं है जी। तो अगर आप इसको देखेंगे कि बाकी आबादी जो अन्य लोगों की आबादी वो एक प्रकार से स्थिर ही रहा है, तो आखिर कारण क्या हो सकता है कि एक की आबादी इतना घटा, एक की आबादी इतना बढ़ा? तो इसका हम लोग मोटा मोटी एक अनुमान लगाते हैं जी। जिस प्रकार से प्रत्येक 10 साल में जब सेंसस हुआ, आबादी बढ़ा है, वो साफ दर्शा रहा है कि आखिर प्रजनन की शक्ति तो एक सीमा तक ही होती है, लोगों की इतनी आबादी कैसे बढ़ जाएगी? तो हर किसी को पता है कि बांग्लादेश से पहले बंगाल या नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में या और भी रास्ते से लोग घुसते हैं, और फिर जहां उनकी पॉपुलेशन अधिक होता है वहां वो अपने आप को खपाने की कोशिश करते हैं। तो झारखंड का खास करके संथाल परगना का पाकुड़, साहेबगंज, ये अधिक प्रभावित हुआ, पहले प्रभावित हुआ। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई इसका आपको लगता है कि आप एसआईटी तो गठित करिए जी। और एसआईटी गठित करके अब 1951 से लेकर के 1951 के सेंसस है, 1952 का मतदाता सूची है, और उसके बाद 71 में सेंसस हुआ, फिर बीच में जो चुनाव हुआ है उसकी मतदाता सूची है। सबको जब मिलान करते हुए आएंगे 2011 तक या आज तक जी, तो आप देखेंगे कई लोग मिल जाएंगे कि कौन कहाँ से कैसे आया है, माइग्रेट किया। क्या दिक्कत है इसमें सरकार को? तो मतलब ये सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं है। अगर बीजेपी को जनता मौका देती है, और जिसका जिक्र एक तरीके से केंद्र ने हल्फनामे में हाईकोर्ट में जो दायर किया गया, एनआरसी का एक जिक्र कर दिया गया है, तो क्या बाबूलाल मरांडी जब संकल्प पत्र लेकर के आएंगे तो एनआरसी का भी जिक्र करेंगे? अब संकल्प पत्र में क्या क्या जिक्र होगा ये तो उस समय बता पाएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस बार सरकार बनेगी, तो जितने भी इस प्रकार के जो घुसपैठ किए हैं उसको ढूंढ ढूंढ करके जी यहाँ से बाहर किया जाएगा। सर, एक चीज़ जिसको लेकर के हेमंत सोरेन, उनकी पार्टी जेएमएम और पूरा इंडिया अलायंस झारखंड की बात करें तो काफ़ी उत्साहित है, और वो है लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया, और ये जो 5 सुरक्षित सीटें जो ट्राइबल के लिए रिजर्व रहती हैं, उन सीटों पे इंडिया अलायंस को जीत दर्ज मिली। झारखंड मुक्ति मोर्चा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ये लगता है, और जिस तरीके से वो दावा करते हैं कि ट्राइबल्स आंख बंद करके जो है उनके तरफ है। आप जो ये प्रयास कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि ट्राइबल्स की संख्या कम हो रही है, एक खास धर्म के लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो ये जो पीड़ित व्यक्ति जिसको आप बता रहे हैं, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे संजय रंजन के लिए अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं कि संजय रंजन को भूखा नहीं रहने देंगे, इसको खाना खिलाना होगा, ये भूखे हैं, लेकिन संजय रंजन को अगर भूख की चिंता नहीं है तो फिर आपको इसका पॉलिटिकली माइलेज कैसे मिल पाएगा? देखिए, मैं इसको पॉलिटिकल माइलेज के लिए हम सब लोग इस मुद्दा को नहीं उठाए हैं। ये आदिवासियों से भी जुड़ा है और इस राष्ट्र से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो इसलिए हमने कहा कि भाई हम वोट के लिए ही मात्र राजनीति नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए आप देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करती है जी। देश मजबूत हो, देश आगे बढ़े, देश में रहने वाले जो जन हैं जी, उनकी तरक्की हो, उनकी खुशहाली हो,
और इसलिए वोट के हम चश्मे से नहीं देखते हैं। और मैं कहूँगा कि पिछले लोकसभा चुनाव की अगर वो लोग चर्चा करते हैं तो मैं कहता हूँ कि भाई 14 में से 9 सीट कौन जीता? 9 सीट तो हमारे एनडीए गठबंधन जीता है जी। वो तो मात्र 5 ही जीते हैं। अगर झारखंड में 84-81 लाख वोट जी तो हमारे एनडीए गठबंधन को मिला है, वो तो हमसे काफ़ी पीछे है। और उसके साथ साथ जहां झारखंड में 29,000 पोलिंग बूथ है उसमें से 17,000 से अधिक पोलिंग बूथों पर हमारे गठबंधन ने लीड की है। जी। तो आज भी कोई कारण नहीं है कि हम उनसे पीछे, हम उनसे कभी आगे हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि इस बार का जब लोकसभा विधानसभा का जब चुनाव होगा तब उनको पता चलेगा आटा दाल का भाव का। सर बार बार जो है आप देखिए कि सवाल का चिट्ठा जो है बढ़ते जा रहा है। ऑफिस चूँकि जो कमेंट्स कर रहे हैं जो दर्शक, वो बार बार जो है कमेंट में अपना सवाल छोड़ रहे हैं। तो अब उनका कुछ सवाल ले लेते हैं, कुछ तीखा भी सवाल अब दर्शकों का जो है। एक तो सर यह है कि भ्रष्टाचार पे आप लोग बात करते हैं, हेमंत सोरेन को घेरते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर के सिर्फ आप ही नहीं बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमेशा सवाल उठाते रहते हैं। अब जमशेदपुर का ही कार्यक्रम को देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए थे, भ्रष्टाचार पे भी बोल रहे थे और उसी मंच पे मधु कोड़ा भी वहाँ पे नज़र आए। तो बहुत सारे सवाल हैं, पूरे देश भर की मीडिया जो है इस पे कई तरीके से सवाल की। तो ये मधु कोड़ा को बीजेपी में मतलब लाना क्या आपकी मजबूरी रही, चुनावी राजनीति के कारण? देखो, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हम भ्रष्टाचार के विरोध में पहले भी आवाज़ उठाते रहे हैं, आगे भी आवाज़ उठाते हैं और उसमें हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। मधु कोड़ा पार्टी में आए हैं जी, लेकिन उनका हमने कोई ना कोर्ट में ना कोई बाकी चीज़ों में, बाकी काम उनका जो मामला है कोर्ट में चल रहा है, अदालत जो फैसला करेगी वो हम सब मानेंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि भाई मधु कोड़ा को भी अगर किसी ने ये करप्ट बनाया तो कौन थे? कांग्रेस पार्टी थे, जेएमएम थी। मतलब वो बहुत भोले थे, आप ये मान रहे हैं? नहीं, मैं बहुत भोले ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्हीं के साथ थे। हमारे साथ जब थे जी, हम तो सरकार में मुख्यमंत्री थे, हमारे साथ वो मंत्रिमंडल में शामिल थे जी। लेकिन उस समय का कोई आरोप उनके ऊपर नहीं है। यानी आपने जिसको बिठाया, क्यों बिठाए थे? निर्दलीय इसलिए बैठाए थे, आप सोचे कि चलो भाई इनसे हम लुटवाएंगे, और शायद लेन देन में जो भी हुआ होगा मैं उस पर नहीं कहना चाहता हूँ, और बाद में उन्हीं के राज में ही हुआ। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि वो गलत संगत में पड़ गए थे, लेकिन साथ ही साथ आप ये बोल रहे हैं सर कि उनका मामला कोर्ट में है, कोर्ट जो तय करे। हाँ, तो यही चीज आप हेमंत सोरेन या फिर जो विपक्ष के लोग हैं उनके लिए भी आप यही लाइन रखिए। हम तो कहाँ क्या कर रहे हैं, तो कोर्टे करता है ना। उनको अगर जेल भी भेजा तो कोर्ट भेजा, बीजेपी कहाँ उसमें आती है, सरकार उसमें कहाँ आती है? सवाल तो सबसे ज्यादा आप ही उठाते हैं। सवाल लोग उठाते, सवाल तो उठाएंगे ना, गड़बड़ करेगा तो उठाएंगे। किसी व्यक्ति को भी अगर जेल कोई भेजता है तो पहला काम पुलिस क्या करती है? अदालत में उसका बयान होता है जी। जज के सामने। जज अगर संतुष्ट होते हैं कहाँ ये जेल जाने लायक है तो जेल भेजता है, और नहीं संतुष्ट होंगे तो फिर वहीं से बाहर कर देते हैं। तो इसीलिए ये तो एक प्रोपगंडा कि भाई बीजेपी ने उनको जेल भेज दिया, केंद्र सरकार ने उनको जेल भेज दिया। भाई केंद्र सरकार कैसे जेल भेजेगी? जेल भेजने का काम अदालत का होता है। किसी भी मुजरिम को कहाँ रखा जाए ये अदालत तय करती है। लोअर कोर्ट है, अपर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये तय करती है, ये देखती है। सर एक जो सवाल है, मुझे लग रहा है कि आपके कोई पार्टी के कार्यकर्ता या फिर जो दावेदार हैं टिकट के या उम्मीद से हैं, उन्होंने पूछा है कमेंट करके कि युवाओं को आप इस बार टिकट देंगे कि नहीं देंगे? बीजेपी में युवाओं को कितनी तरजीह मिलेगी खास करके टिकट बंटवारे में? देखिए, अगर आप देखेंगे पिछले बार भी काफ़ी युवा हमारे पास, अभी भी सांसद है तो काफ़ी युवा है, कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं मिलेंगे आपको। और विधायक भी हमारे पास काफ़ी युवा विधायक हैं, और आगे भी हम सब लोग कोशिश करते हैं कि भाई अधिक से अधिक युवा पीढ़ी को मौका मिले। ये हर पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी भी करती है। एक जो सर आपसे सवाल जुड़ा हुआ रहता है जो दर्शक पूछ रहे हैं
1932 को लेकर के, एक तो कि अभी आप उसके साथ हैं या नहीं हैं, दूसरा ये पूछा जा रहा है कि भाई आपको जब मौका मिला और वो तबका जो बीजेपी का वोटर के तौर पे माना जाता है ओबीसी, उसका आपने आरक्षण कम कर दिया था 27 से 14, तो उन लोगों के जहन में भी सवाल है, तो वो लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा जो रिजर्वेशन के बारे में जो लोगों ने जी सवाल उठाया, अच्छा है, जी लेकिन विषय ये है कि आज से नहीं चल रहा है, 1991 से ही है। जी 1991 में जब बिहार सरकार थी तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट रिजर्वेशन की पॉलिसी उन्होंने लागू किया, जो कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्वेशन या स्टेट रिजर्वेशन दोनों ही पॉलिसी में एसटी और एससी को जी आबादी के प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन दी गई है। तो ये 1991 में जब बिहार में लालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय वो लागू हुआ था। झारखंड सरकार राज्य बनने के बाद हम सब लोगों ने इतना ही किया कि भाई उसको हम लोगों ने अंगीकार किया, हम लोगों ने बनाया, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो लोगों से कहता हूं कि प्रेस के मित्रों से भी, आप सब लोगों से चर्चा करूंगा, बहुत लोगों का बिहार से संबंध है। जी आप बिहार चले जाएं और बिहार में 1991 का वो सर्कुलर आप निकाल लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि हम लोगों ने कोई नए सिरे से कुछ नहीं किया, जो पूर्व से बना हुआ कानून को ही हम सब लोगों ने अडॉप्ट किया। लेकिन आम जो जनता है सर, वो इतनी बारीकियों में नहीं पड़ती है। उसको लगता है कि भाई बाबूलाल मरांडी जी को राज्य संभालने का मौका मिला तो उनके शासनकाल में इस तरीके से हो गया। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा कि आम लोगों को भी समझाने वाला कौन होते हैं, हम और आप होते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए आप और हम अगर सच्चाई उनके सामने रखेंगे तो वो समझेंगे। जी। और मैं आप तो कहता हूँ कि आप तो हो गया ना 24 साल, आप तो 24 साल हो रहा है, नवंबर 15 नवंबर को पूरा हो जाएगी। जी 24 साल में कई एक सरकारें बनी। जी। तो मैंने कहा कि भाई उससे कोई इतर अगर कोई गलत निर्णय होता उस समय की तो सरकार उसको पलट देती, लेकिन चूंकि निर्णय संविधान सम्मत था, विधि सम्मत था। जी। हाँ, इस बात की मैं जरूर हिमायती हूँ, आज भी मैं कहता हूँ जी। जिन लोगों को ये अवसर नहीं मिल रहा है, जो उनकी शिकायतें होती है, हम उस शिकायतों को जरूर दूर करेंगे। एक सवाल जो है वो ये बोला जा रहा है कि भाई आप डोमिसाइल नेता हैं, एक दर्शक का सवाल है, आपको क्यों पसंद करें लोग, फिर आप आएंगे, फिर आप उस तरीके से बातचीत करेंगे। हमने तो नहीं कहा कि हमें पसंद करो, हमने तो कहा भारतीय जनता पार्टी को पसंद करो। हाँ, तो बाबूलाल और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों को तो अलग नहीं किया जा सकता है ना। और प्रदेश अध्यक्ष आप ही हैं, और ठीक है कि पार्टी घोषणा नहीं कर रही है, लेकिन लोग तो ये मान करके चल रहे हैं कि चेहरा बाबूलाल जी हैं। और मैंने कहा, इसलिए मैं फिर वही बात कहूँगा, भाई जिसकी वो डोमिसाइल की चर्चा की, तो मैं उसमें भी कहूँगा अगर जिन्होंने प्रश्न किया हो सके जी। उनका संबंध बिहार से रहा हो। जी बिल्कुल रहा होगा, यहाँ आकर के तो बसे होंगे। हाँ, अगर उनका बिहार से संबंध है तो मैं ज़रूर कहूँगा बिहार सरकार की उस गजट को निकाल दे जो 1982 में स्थानीयता की परिभाषा जो दी गई थी जी। कि भाई स्थानीय किसको माना जाएगा और 3rd और 4th ग्रेड की नियुक्ति में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। झारखंड जब बना तो झारखंड सरकार ने उसी नियमावली को या उसी सर्कुलेशन को, उस सर्कुलर को एडॉप्ट कर लिया, सरकार ने एडॉप्ट किया। इसलिए हमने तो कोई नया किया नहीं है, बिहार सरकार ही। उस समय हमें याद है कि बिहार में जब, अब नहीं है, स्वर्गीय हो गया, पंडित जगन्नाथ मिश्र जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे जी। तो उसके काल में, ये कालखंड में स्थानीयता की नीति लागू हुई थी। इसलिए मेरा कहना है उन मित्र से कि आपने अच्छे प्रश्न उठाए, तो इसीलिए बाबूलाल मरांडी उसमें से कोई दोषी नहीं है। जो पहले से चला आ रहा था, बिहार के कालखंड से ही चला आ रहा था स्थानीयता की नीति, और उसको राज्य सरकार ने एडॉप्ट किया था। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आसान है कि आजकल तो सूचना के अधिकार के तहत आप उस सारी सूचना को बिहार से प्राप्त कर सकते हैं। अगर उसमें से कोई एक भी शब्द का हेर फेर होगा, यहाँ तक कि कॉमा, फुल स्टॉप सब जस के तस है, उसमें से कोई परिवर्तन नहीं किया। मतलब सारे सवालों का जवाब जो है आप बिहार सरकार के फैसलों पे डाल दे रहे हैं।
नहीं फैसला कि हमने उसी को अडॉप्ट किया था भाई, कोई हम नया कुछ हमने अलग से नए सिरे से हमने नहीं किया था। हाँ, नए सिरे से अगर हम किए रहते तो हम बताते, हमें क्या उसमें घबराहट है। अच्छा, ये युवाओं का सवाल है, दो सवाल है, इसको एक ही बना देते हैं। ये दर्शक पूछ रहे हैं कि अगर ये जो आपकी सरकार बनती है तो ये जेटेट की जो वैकेंसी है जो कितना दिन में निकल पाएगा? और दूसरा सवाल है कि सीजीएल का परीक्षा 21 सितंबर को है और उसी दिन नक्सली बंदी है और बीजेपी कुछ बोल नहीं रही है इस पे। देखिए, पहले तो जेटेट के बारे में जो कहा कि हमने तो शुरू में ही कहा है जी कि जितना भी जो इस प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं जी सबकी शेड्यूल तय कर दी जाएगी, या उसको कह सकते हैं कैलेंडर उसकी बना दी जाएगी और उसी हिसाब से सब एग्ज़ाम होगी। समय से एग्ज़ाम भी होगी, समय से रिज़ल्ट भी होगा। जैसे आज क्या कहते हैं +2 का, इंटर का होता है, मैट्रिक का होता है, सब बिल्कुल कैलेंडर बना हुआ है उस कैलेंडर के हिसाब से। तो इस प्रकार के जितने भी एग्ज़ाम है जी, वो सब कैलेंडर निकाली जाएगी। तो पारदर्शिता और नौकरी से जुड़े सवालों पे बाबूलाल जी ने पहले भी जवाब दिया है। आप जब रिवाइंड करके सुनेंगे तो आपको इसका जवाब मिलेगा। एक आपके बहुत ही मतलब या तो आपके मित्र होंगे या फिर फैमिली से होंगे या फिर बहुत ही क्लोज अपने आप को पाते होंगे, भले ही आपसे मिले या नहीं, वो बोल रहे हैं कि क्या बाबूलाल जी नेता बन करके आपने गलत कर दिया? आप टीचर रहते तो टेंशन कम रहता, वो आपके टेंशन से दुखी हैं। अब क्या करें, अब तो जो होना था वो हो चुका है। अब कोई उपाय अब नहीं इसी को मानता हूँ कि भाई यहाँ ही एक टीचर के रूप में ही यहाँ भी हम काम करें, लोगों को हम बता सकें कि भाई अच्छे ढंग से अच्छे करो। जो वहाँ बच्चों को पढ़ाते थे, यहाँ ओपन क्या कहते हैं इसको, नेता भी एक तरीके से विद्यालय टीचर ही हैं अगर सही तरीके से देखा जाए तो। वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ भी अपने आप को मैं टीचर के रूप में ही काम करता हूँ। इसलिए आपने देखा होगा कि हम कभी मंच पर आते हैं, भाषण भी देते हैं, जी, तो आपने देखा होगा कि मैं कोई लच्छेदार भाषा का मैं उपयोग नहीं कर पाता हूँ। सामान्यतया जो होता है कि मैं उसी बात को रखता हूँ जो मेरे अंदर से जो अनुभव है या जो हमें लगता है ये बात बोलना चाहिए, तो मैं उसको बोलता हूँ। और ये जो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप लच्छेदार भाषा का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, वो राइमिंग नहीं कर पाते हैं जो आमतौर पे आज के समय के नेता करते हैं, और इसको लेकर के आपके पार्टी के जो दूसरे नेता हैं उनसे जो मेरी बातचीत होती है, उनके मन में भी ये रहता है कि बाबूलाल जी ठीक है, उनके नाम पे लोग आ जाते हैं सुनने, भीड़ आ जाती है, लेकिन वो उस तरीके से बोलते नहीं है जैसे दूसरे नेता बोलते हैं। नहीं, मेरा अपना मानना है कि भाई आप जिस प्रकार से अंदर से बात उठता हो वही बोलना चाहिए। आप कहिए हम शेरो शायरी या कविता को हम रट लिए या उसकी पुर्जे लेकर के हम बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो भाव उसमें से नहीं आ पाता है जो अपने आप से आता हो, क्योंकि हम कवि तो हैं नहीं। तो आपको लगता है कि थोड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है आप में? मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि आप मैं कहूँगा कि इस पड़ाव में बदलना क्या है भाई, जितना याद होता है, जितना लगता है कि हमें इस बात को यहाँ बोलना चाहिए जनता के बीच वो बताना चाहिए, तो मैं करता हूँ। ये कोई पारा टीचर हैं उनका सवाल है, संभवतः जो देख रहे होंगे, अभी आपको सुन भी रहे होंगे। ये बोल रहे हैं कि भाई पारा टीचर को लेकर के आपकी क्या सोच है, चूँकि आप ही के रीजन में ये हुआ और अब तक उनके कई सारे सवाल हैं जो अनसुलझे रह गए हैं। देखिए, पारा टीचर के बारे में मैंने कई मौक़ों पर कहा है, जब पारा टीचर भी हमसे लोग मिले हैं उस समय भी मैंने कहा, कई अवसरों पर उनके धरना में भी जा कर के मैंने कहा है। जी, हमने कहा कि भाई शिक्षक बहाली की जो न्यूनतम जो अहर्ताएँ होती है जी, वो टेट पास होना चाहिए और ट्रेंड होना चाहिए। तो हमने कहा कि भाई जो भी पारा टीचर टेट पास किया है, ट्रेंड है, इसके बाद ही टेट पास करता है। जी, तो अगर इन सारे अहर्ताओं को पूरा करता हो तो मेरा कहना है कि उसको वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट में उसको समायोजित कर देना चाहिए। और आज भी मेरा मानना है बीजेपी की सरकार बनेगी तो उसको समायोजित कर दी जाएंगे। बड़ी बात बोल रहे हैं आपकी, वैकेंट पोस्ट में जो है इनको समायोजन कर लिया जाएगा। हाँ, तो बड़ी बात। हमने क्या कहा, हमने कहा कि शिक्षक बहाली की जो पात्रता है जी, वो ट्रेंड होना चाहिए और फिर टेट पास होना चाहिए। और वर्षों से वो काम कर ही रहा है, एक्सपीरियंस है ही। तो हमने कहा कि यार वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट में
क्योंकि पोस्ट अगर वैकेंट नहीं होगा तो फिर उनको करना मुश्किल है, फिर थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन हमने कहा कि उसके अगेंस्ट में उनको फिर समायोजित कर देना, ये कोई कठिनाई नहीं है। सर ये संभवतः ये मेरी जानकारी में नहीं है, शायद गांवा प्रखंड आपके विधानसभा में पड़ता है, तो ये आपके विधानसभा क्षेत्र से किन्हीं का सवाल है और वो पूछ रहे हैं कि गांवा प्रखंड में करोड़ों रुपया से बना जो पावर ग्रिड है वो अब तक चालू नहीं हो पाया है। हाँ, चालू नहीं हुआ है, मुझे पता है, और उसका कारण है फॉरेस्ट विभाग। जी, फॉरेस्ट विभाग ने एनओसी नहीं देते हैं। हमने खुद भी कई एक दफ़ा बिजली विभाग से लेकर के फॉरेस्ट विभाग तक बात किया, कहते हैं हाँ हाँ, लेकिन लगता नहीं है कि शायद सरकार को उस पर कोई ध्यान नहीं रहता है। वही नहीं, ऐसे असंख्य जो ऐसे गांव है जी, जहाँ फॉरेस्ट एरिया में जो गांव पड़ते हैं, उस गांव में रोड ले जाना होता है, यहाँ तक कि बना हुआ रोड भी होता है, उसका भी मरम्मती होता है तो फॉरेस्ट वाले ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। बेचारा ठेकेदार फिर काम करने को हिम्मत नहीं जुटाते हैं कि उनके ऊपर केस कर देंगे। तो ये सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार को इस प्रकार के कामों को मॉनिटरिंग करना चाहिए, बैठ करके उसको, भाई कहाँ कहाँ हमारा काम कितना हुआ है तो उसको कैसे नहीं पूरा हो रहा है, अब पूरा हो गया तो फिर कहाँ मामला लटका हुआ है उसको चालू कर देना चाहिए। तो लगता नहीं है झारखंड में जो सरकार है जी, सिर्फ काम को स्टार्ट कर देती है और इसके बाद छोड़ देती है, फिर इसका कोई रिव्यू नहीं होता है। लगता है रिव्यू भी होता है तो खाली लेन देन का होता होगा, मतलब फॉलो अप नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग फॉलो अप में बातचीत कर रहे हैं। मैं वही बात मैं बता रहा था, फॉलो अप नहीं हो रहा है। अरे हम लोग तो इतना ही कर सकते हैं ना कि हम लोग बात करेंगे, बहुत होगा तो धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आजकल थोड़ा उसको भी हम कम कर दिए, पहले ही सब बहुत करते थे तो फिर लोग बोलेगा कि बहुत ये करते रहते हैं सब। जब हम इतना चिट्ठी लिखते हैं उससे सरकार परेशान रहती है। ऐसा में आप ही के विधानसभा से एक और सवाल है सर, वो बोल रहे हैं कि भाई धनबाद की जनता क्या करे। वो लोग दरअसल ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि उनके मन में कन्फ्यूजन है, कभी कभी खबरें छप जाती है कि बाबूलाल मरांडी हो सकता है दुमका से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या कुछ स्पष्टता है या फिर इसका जवाब बाबूलाल जी देंगे कि ये केंद्रीय नेतृत्व या पार्टी फैसला करेगी? देखिए, मैं कहूँगा कि जिन्होंने भी प्रश्न किया है, मैं कहूँगा कि बहुत जल्द केंद्रीय चुनाव समिति जी, ये जो पर्दे है उस पर्दा को हटा देगी, इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए। आप सब लोग को काम करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी कमल फूल के लिए काम करना चाहिए और बहुत जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व इसको माने इस सस्पेंस को समाप्त कर देगी। आपकी जो एक सहयोगी पार्टी है आजसू, उसके शायद समर्थक हैं या कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कमेंट किया है और वो बोल रहे हैं कि भाई सुदेश महतो जी ने भी तो कई सारा काम किया है, अच्छा काम किया है सरकार में रह करके, तो बाबूलाल मरांडी जी क्या कभी उनको भी सीएम बनने देंगे या नहीं बनने देंगे? अरे हमने कहा कि भाई सीएम जो बनते हैं, पार्टी के विधायक चुने जाते हैं, उसके बाद फिर पार्टी तय करती है, ये सामान्य नियम है जी। तो इसलिए हम कौन होते हैं किसी को रोकने वाले? भाई सब मिलजुल करके हम लोग तय करेंगे और हमारे वो एक अच्छे पार्टनर है। और आज से नहीं, सुदेश महतो जब हम मुख्यमंत्री थे उस समय ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, अच्छा काम किया उनका। और आप उस समय अगर झारखंड को लोग याद करते हैं, बाबूलाल मरांडी को याद करते हैं उस सरकार की दौर को जी, तो वो एक सड़क को लेकर के लोग याद करते थे। बिल्कुल। यहाँ तक कि बिहार से भी चर्चाएं होती थी कि भाई आप नहीं, अब भी बात होती है सड़कों को लेकर। तो हमारे साथ अच्छा काम किया, अच्छे लीडर है और हम चाहेंगे मतलब कि संभावना आप देखते हैं? हाँ बिल्कुल, अरे संभावना हर किसी में रहता है। ये एक जो सवाल है और वो देखिए आपको एक कन्फ्यूजन में डालने वाला सवाल है। वो बोल रहे हैं कि अगर विधायक दल का नेता, अगर जनता आंकड़ा आपको दे देती है और विधायक दल के बैठक में अर्जुन मुंडा या चंपई सोरेन को नेता चुन दिया जाए तो फिर बाबूलाल क्या करेंगे तब, जबकि आप अपनी पार्टी का विलय करके और बीजेपी में आ गए हैं? उसके बाद क्या विकल्प होगा बाबूलाल जी के पास? अरे भाई, हम झारखंड के लिए काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? हमने तो 14 वर्षों तक भी संघर्ष किया है जी। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि, और कोई अगर ये सोचता है शायद बाबूलाल मरांडी को लोग समझा नहीं है, हम सदैव जी, झारखंड के लिए और देश के लिए हम पॉलिटिक्स में आए हैं।
इसलिए पहले किसी ने कहा था कि भाई कैसे आप आ गए, तो उसकी बड़ी लंबी कहानी है। तो हमने तो हमारे कोई परिवार में कोई कोसों दूर दूर तक पॉलिटिक्स से कोई संबंध नहीं रहा है, ना पिताजी मेरा कोई पॉलिटिक्स नहीं करते थे। एक सामान्य एक किसान थे, और उसमें से आ करके हम राजनीति के क्षेत्र में भी हमारी यात्रा शुरुआत नहीं है, यात्रा हमने कहीं और से की थी, यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से, विश्व हिंदू परिषद में हॉल टाइमर रहे, फिर बाद में बीजेपी में आए और फिर चुनाव लड़े। ये सब कभी सपना नहीं था मेरे पास कि हम कभी चुनाव लड़ेंगे, एमपी बनेंगे, भारत सरकार के मंत्री बनेंगे, राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। और बने तो हमने जीवन भर यही समझा कि भाई राज्य की जनता का कैसे बेहतर सेवा हो सकता है। आज भी मैं झारखंड के लोगों की तकलीफ में देखता हूँ, जैसे अभी आपने कहा ना बच्चों की ये सब हो रहा है, तो हम हर हमेशा उसको हम सुधार की कोशिश करते हैं। जैसे उस समय बताया जो बच्चों की हालत देखते थे, भाई मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है, समय से एक तो एग्ज़ाम नहीं होता है, रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट होता है तो पेंडिंग रहता है, तो एक कचोटता था। लेकिन जब हमें अवसर मिला तो उसको ठीक किया। तो हमारा कहना है सरकार किसी की भी बने, बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, और हमसे जो मैंने आज जिस दर्द के बारे में बता रहा हूँ उनसे उस काम को उनसे हम करवाएंगे। एक और सवाल जो पूरे देश भर में काफ़ी चर्चा का विषय है जातीय जनगणना को लेकर के। हालांकि बिहार में आपकी पार्टी जातीय जनगणना के साथ में गई और आरएसएस की तरफ से भी अब तो स्टैंड क्लियर हो गया है, लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बाबूलाल जी क्या इसके पक्ष में हैं, जातीय जनगणना होनी चाहिए, आप ऐसा मानते हैं? देखिए, हमने कभी विरोध नहीं किया। जैसे अभी आपने कहा ना कि हमारी पार्टी कहाँ विरोध की, बगल के बिहार में ही हुआ तो हमारी पार्टी सपोर्ट में थी जी। तो हमें कहना है कि भाई राज्य सरकार को करने के लिए स्वतंत्र है, कहीं किसी को तो रोका नहीं, तो करना चाहिए था। झारखंड में तो कांग्रेस और जेएमएम की सरकार थी, क्यों नहीं किया? फिर आगे मैं एक बात कहूँगा जी, भाई हमें 2-3 जातियों की तो हमको बिल्कुल पता है, एसटी और एससी जी। अब झारखंड में ही अगर एसटी की हम कहें कि भाई यहाँ 32-33 जातियाँ हैं, लेकिन उन सारे जातियों की स्थिति क्या है, उसके बारे में कांग्रेस की क्या राय है, उसके बारे में जेएमएम की क्या राय है, ये तो स्पष्ट करना चाहिए ना। दलितों की भी जातियां हैं, गिना हुआ है जी, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। फिर कांग्रेस ने 60-65 वर्षों तक राज किया, जिन लोगों के नाम पर आज भी वो पॉलिटिक्स करते हैं माइनॉरिटी को लेकर के, खास करके मुस्लिम माइनॉरिटी को लेकर के। जी। फिर कांग्रेस ने ही सच्चर कमेटी बाकी वगैरह बनाया, उसका रिपोर्ट आया, क्या हालत थी पूरा देश में उनकी, किसी से तो नहीं छुपा हुआ है। भाई आपने इतनी वर्षों तक राज किया, लेकिन उसका आपने क्या किया, उस पर आपके पास क्या योजना है? 5 साल से यहाँ झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में, राजद के नेतृत्व में सरकार चल रही है। ट्राइबल में आज भी जो प्रिमिटिव ट्राइब्स है उसकी क्या हालत है साहब जी। इन्हीं के विधानसभा, हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र में पहाड़िया लोगों को जो पूर्व की रघुवर सरकार ने डकिया योजना के तहत 35 किलो अनाज घर तक पहुंचाते थे, 5-6 महीना आपने दिया ही नहीं अनाज, वो तो ऑन रिकॉर्ड है। जिन अफसरों ने उस सारे अनाज को खा गए उनके ऊपर आपने कुछ कार्रवाई नहीं की। आपने सीधे इतना ही खाली लिखा कि 1 करोड़ या समथिंग उस खजाना में जमा करेगा, जमा अभी तक नहीं किया है जी मेरे जानकारी में। और उनको आपने, उनके ऊपर तो एफआईआर होना चाहिए, उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन उसको वहां से हटा दिया, दूसरा जगह पोस्टिंग कर दिया। ये ऑन रिकॉर्ड है। कार्रवाई के नाम पे तो सर यही होते रहा है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, आपने जाति सेंस की बात कर रहे हो, आप कह रहे उससे पता चलेगा कि कौन गरीब कितना है, हम तो उसकी भी अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन आपके पास उसका कोई प्रैक्टिकल अप्रोच या कुछ काम करके आप बेहतर दिखाते। भाई जो लोग सेंसस हो चुका है, असुर का क्या है, बैगा का क्या है, पहाड़ियों का क्या है, बिरहोर का क्या स्थिति है, ये तो प्रिमिटिव ट्राइब्स है ना। जी जी। और बीजेपी ने तो बिना हल्ला गुल्ला किए मैं कह सकता हूँ प्रिमिटिव ट्राइब के लिए, पहाड़ी के लिए हम लोगों ने एक बटालियन भी रघुवर सरकार ने बनाई। पहली जब सरकार बनी तो बिरसा आवास हम लोगों ने देने का काम किया। जिस समय इंदिरा आवास में 20,000 मिलता था, उस समय हम लोगों ने 56,000 रुपये की आवास, बिरसा आवास हम लोग दे रहे थे, और हम लोगों के प्रयास थे कि भाई सबको 80% लोगों को आवास मिल जाए।
आज भी वो पहाड़ में रहते हैं, उनके यहाँ पीने का पानी नहीं है, उनके यहाँ पहुंचने के लिए सड़क नहीं है। आप 5 साल से मुख्यमंत्री बने हुए और आदिवासी की राजनीति कर रहे। ये तो बोल रहे हैं कि भाई मैं भी अबुआ आवास, ये अब आवाज, मेरा कहना है वहाँ क्या आवाज दिए तो चलिए ना, आज भी हेमंत सोरेन चले मेरे साथ पहाड़ में। आपके चिट्ठी का तो वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं और आप बोल रहे हैं साथ चलने के लिए। अरे भैया चिट्ठी का मैं कह रहा हूँ, वो बोल रहा है, ये लोग जब इस प्रकार से कहते हैं तो मैं इसलिए कहता हूँ कि भाई कोई बात नहीं है, हमें एक सेंसस होनी चाहिए, लेकिन सेंसस राजनीति के लिए नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी, समाज के लिए होनी चाहिए, विकास के लिए होनी चाहिए। लेकिन आपकी राजनीति तो ये समझ में आ रही है कि आप राजनीति के लिए बात कर रहे हो। अगर आप समाज के लिए करते तो मैंने ये 2-3 उदाहरण दिया जी, तो इन लोगों के भविष्य को आप ठीक करते कि हाँ वास्तव में ये लोग दिनहीन है। आपने इसको तो कुछ किया नहीं है, उसके लिए कुछ कर भी नहीं रहे, सोच भी नहीं रहे, सर खाली आप बयानबाजी कर रहे हैं। सर आप जब ये बोल रहे हैं कि होनी चाहिए और उसके बाद लेकिन के बाद कुछ और जोड़ दे रहे हैं, बाबूलाल जी जैसे ये बोल रहे हैं कि भाई जो नियुक्तियां हैं उसको हम रिक्त पद जो भी रहेगा सब पे हम वैकेंसी निकालेंगे, कैलेंडर जारी कर देंगे, स्पष्टता के साथ सब कुछ होगा, तो जातीय जनगणना होनी चाहिए या फिर अगर मौका आपको मिलता है तो आप कराएंगे? नहीं, हमने क्या कहा, हमने तो पता ही है भाई कहाँ किस जाति के है, किसको नहीं पता है, उनके बारे में ये सारी चीज़ें जी। हमको तो पता है झारखंड में कौन कौन जाति, कितना समुदाय में कहाँ कहाँ रहते हैं, कितने लोग रहते हैं जी। और हमने तो कभी भी इसका कोई विरोध नहीं किया। हमने कहा कि बिहार में भी हमारी पार्टी ने विरोध नहीं किया, यहाँ भी आज विरोध नहीं कर रहे हैं। और बाकी रही बात तो केंद्र जो निर्णय करेगी जी, केंद्र का काम है निर्णय करना, हमारा काम नहीं है निर्णय करना। एक जो सवाल है सर, वो चूँकि बहुत ही लोकप्रिय योजना है, हेमंत सोरेन की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और तकरीबन 50 लाख महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपया हर महीने वो दे रहे हैं। नाम है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। दूसरी किस्त भी जारी कर दिया गया और इस योजना को माना जा रहा है कि ये मास्टर स्ट्रोक है हेमंत सोरेन की तरफ से। लेकिन एक कन्फ्यूजन है, चूँकि महिलाएं काफ़ी खुश हैं, हम लोग जब भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं पूछ रहे हैं तो वो बहुत उत्साहित हैं और ऐसी योजनाओं का लाभ जो है दूसरे प्रदेशों में बीजेपी की सरकारों ने भी लिया है। मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए कि कितना बेनिफिट्स मिला लाडली योजना का। लेकिन एक कन्फ्यूजन है कि अगर बीजेपी आ जाएगी तो क्या ये योजना बंद कर दिया जाएगा? बाबूलाल जी क्या बोलेंगे इस पे? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कभी झारखंड सरकार चला रही है तो झारखंड के सभी महिलाएं इस बात को जानती है, ये सरकार हमें वोट लेने के लिए योजना को चालू किया हुआ है जी। क्योंकि अगर इनकी योजना सही में यहाँ की माँ बहनों के प्रति इनको सम्मान होता जी, तो फिर ये 1 साल पहले से चलाए होती या पूरे 5 साल बीत गया उस समय चलाए होते। जबकि ये पहले ही मैंने कह चुका है कि इन्होंने क्या क्या घोषणा किया था। 72,000 रुपया साल में देने का, 2,500 रुपया पेंशन देने का, विवाहिता को सोने की सिक्का देने का, 10 लाख ग्रीन कार्ड में मुफ्त में अनाज देने का, ये दिया नहीं। नौजवानों के साथ भी इन्होंने किया। तो यहाँ की महिलाएं जानती है और इसलिए हम लोग भी कहते हैं चलो भैया 2 महीना तो अगस्त सितंबर अक्टूबर ले लेना, इनसे कोई चिंता नहीं है। इससे बेहतर योजना ले करके भारतीय जनता पार्टी आएगी और हम माँ बहनों को सम्मान करेंगे। नहीं, ये ठीक बात बोल रहे हैं आप। बेहतर योजना आप लेकर के आएंगे, जाहिर सी बात है आप अच्छा करेंगे, आपके पास योजनाएं प्लानिंग होंगी। लेकिन जिसको अगर मान लिया जाए कि मुझे महीना में 1,000 रुपया मिल रहा है, आप इसको बढ़ा के लाएंगे वो ठीक है, लेकिन मतलब ये पैसा मिलते रहेगा वो सवाल है आम दर्शक। कहा कि ये तो हमारी समिति बैठी है, तैयार कर रही है घोषणा पत्र की, संकल्प पत्र की, तो उस समय पता आपको चल जाएगा कोई 1-2 दिनों में, तो ये सब हम लोग करेंगे। लेकिन मैंने ये इतना सामान्य रूप से कहा कि भाई आज जो इनकी क्रेडिबिलिटी इनकी क्या है, पहले इन्होंने ऐसे ही कई घोषणा किया जी, तो हर महिलाओं को, माँ बहनों को पता है कि नवंबर के बाद अगर हेमंत सोरेन गलती से लौट गए तो फिर देने वाले नहीं है, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है। मध्य प्रदेश लोग देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ लोग देख रहे हैं, उड़ीसा लोग देख रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को लोग देख रहे हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी कहेगी तो वो करेगी और इसलिए लोगों को इंतजार है कि भारतीय जनता पार्टी क्या घोषणा करने वाली है। सर सवाल लगातार आ रहे हैं, अब मुझे नहीं मालूम कि आपको चूँकि जाना भी है, लेकिन फिर भी सर कुछ जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ले लेते हैं।
एक चीज जो बाबूलाल जी को लेकर के ये अब परसेप्शन सी बन गई है या फिर दिखने भी लगा है कि वो बाबूलाल जी जो कभी इंतजार अली के लिए लड़ते दिखाई दिए, इंसाफ करते दिखाई दिए, अब अल्पसंख्यकों के भीतर एक सवाल उठ गया है। जो अल्पसंख्यक सीधा जुड़ाव आपसे करते थे जब आपकी पार्टी अस्तित्व में थी जेबीएम, उनके मन में लगने लगा है कि बाबूलाल जी जब से बीजेपी गए हैं बदल से गए हैं, अल्पसंख्यकों के मुद्दे पे उतनी मुखरता से बात नहीं रखते हैं, उनके हक अधिकार पे बात नहीं करते हैं, जबकि वो हैं तो भाई आप ही के जनता हैं, वोटर्स हैं। देखिए, कभी भी भारतीय जनता पार्टी हो या बाबूलाल मरांडी हो जी, हम जनता को जाति और मजहब के आधार पर किसी के साथ हम भेदभाव नहीं करते। अब जब कभी भी हमारे पास अगर लोग आते हैं कोई भी समस्या लेकर के, कोई भी आते हैं, किसी भी जाति के लोग हो, किसी भी मजहब के लोग हो, तो हम उनको हर सक जितना होता है, हमारी जितनी ताकत है, क्षमता है, उतना हम उनको मदद करते हैं। और मदद करते हैं तो कोई उसके लिए हम प्रचार प्रसार करते हैं ऐसा नहीं, मेरा ये स्वभाव में नहीं है। हाँ, लेकिन जो आएगा, आने के बाद वो बताएंगे, पूरी बातों को मैं समझता हूँ, इसके बाद फिर मैं बात करता हूँ संबंधित लोगों से। अच्छा, आप खुद सर अगर आप दर्शकों को ईमानदारी पूर्वक बताना अगर चाहें, हालांकि आप खुल करके बात करते हैं, क्या ऐसे लोगों की संख्या जो पहले, जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, जो पहले आपके पास समस्या लेकर के आते थे, उनमें कमी आ गई है या फिर ना के बराबर अब लोग आ रहे हैं, उम्मीद छोड़ दिए हैं आपसे? नहीं, मैं समझता हूँ कि देखिए, उन लोगों को इतना गुमराह किया गया है जी कि बीजेपी आपके शत्रु है, इस प्रकार से, और यह देशव्यापी। जी, तो इस कारण से पहले जितने लोग आते थे उस तुलना में कम हुआ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनकी ये गलत फहमी है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आज भी हमारा संबंध सबों से है, मिलते हैं लोग हैं व्यक्तिगत। अब ये लोगों को होता है, जैसे हम घुसपैठ के बारे में बात करते हैं जी, तो हमने कहा कि मैं उन घुसपैठियों करते हैं जो बांग्लादेश से आए हैं, रोहिंग्या है, जो यहाँ आकर के बसे हैं, तो ये आपका भी हक खा रहे हैं। लेकिन और हेमंत, कोई भी मुस्लिम कंट्री में इलीगल कोई भी लोग प्रवेश करते हैं, उनको वहाँ से उनको भी धक्का दे के बाहर करेंगे। आपने देखा अफगानिस्तान वाले जब पाकिस्तान से कितने लोगों को बाहर कर दिया। तो हमने कहा कि इसको अपने साथ मत जोड़ो। लेकिन दुर्भाग्य है कि बाकी लोग, जैसे आपने देखा सीएए कानून बनाई भारत सरकार ने, जी तो उसके विरोध में हमारे ही नेता लोग, यानी हमारे मतलब देश के जो नेता है, जी, उनको इस प्रकार से भयाक्रांत करना, यानी आपकी नागरिकता चली जाएगी, जबकि मामला एकदम उल्टा था। तो फिर आप इसका मतलब है कि समझाने में आप चूक कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि समझाने में ठीक है, अभी उतना पैमाने पर नहीं समझा पाए, लेकिन मुझे विश्वास है आने वाले समय लोग समझेंगे। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है सर, शायद किसी दर्शक जो अल्पसंख्यक समाज से आते हों उन्हीं का ये सवाल है। वो बोल रहे हैं कि ठीक है कि आप ये सब बोल रहे हैं कि आप उनका भला चाहते हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि आपकी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो बहुत ही गलत तरीके से बात करते हैं और उस पर आप लोगों की चुप्पी रहती है। आप जैसे सीनियर्स लीडर अगर नहीं उस पर कुछ हस्तक्षेप करेंगे तब तो लोगों के जहन में जाएगा कि भाई ठीक है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कोई गलत तरीके से कोई बात करते हो। जी, ये ठीक है, शब्द का चयन में थोड़ा बहुत गलती हो सकता है, लेकिन उसके भावार्थ को यदि अगर आप समझेंगे जी तो फिर मुझे नहीं लगता है कोई इस प्रकार की जी, चीज़ें लोगों को आएगी समझ में। फिर किसी का नौकरी से जुड़ा हुआ ही सवाल है, क्योंकि नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा है। वो बोल रहे हैं कि क्षेत्रीय भाषा का टीचर का बहाली होगा क्या अगर आप आते हैं तो? नहीं, निश्चित रूप से होगा भाई। और हमारी सरकार तो नई शिक्षा नीति में यानी स्थानीय भाषा को जी। प्रायोरिटी दिया गया है ताकि बच्चे जल्दी विषय को वो सीख सके। तो उसका सबसे बड़ा अच्छा माध्यम होता है स्थानीय भाषा, अपनी भाषा, मातृभाषा। एक जो सर 2019 में हेमंत सोरेन के सत्ता में लौटने की जो कई सारे जो कारण बताए जाते हैं, उसमें एक प्रमुख कारण ये बताया जाता है कि जब रघुवर दास नेतृत्व कर रहे थे तो सीएनटी एसपीटी में जो संशोधन की जो कोशिशें जो की गई या फिर ऐसी खबरें जो आई, वो एक बड़ी वजह बनी। तो वो बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी सरकार में आती है तो इस तरीके की गलती करने लगती है, तो बाबूलाल कैसे एश्योर करेंगे कि ऐसी गलतियां फिर से नहीं हो? देखिए, मैं तो पहले ही कहा बार बार, जी, भाई झारखंड के लोगों के हितों में
CNT है, SPT एक्ट है, उसको बिल्कुल मजबूत किया जाएगा ताकि लोगों के हाथों से कोई ज़मीन यहाँ कोई नहीं छीने, कोई नहीं लूटे। लेकिन आज अफसोस होता है कि जिन लोगों ने जल जंगल ज़मीन की राजनीति की, आदिवासियों की राजनीति की, आज वही लोग सब कुछ लूट भी रहे हैं, लुटवा भी रहे हैं। हम कहें कि रांची के आसपास चारों तरफ घूम करके देख लीजिए, वही हालत है। आज जिस किसी ने भी प्रश्न किया, मैं उनसे ज़रूर कहूँगा, आप बजरा चले जाइए, कांके चले जाइए, अगल बगल आप देख लीजिए और उन आदिवासियों से मिलिए अगल बगल, तो आपको समझ में आएगा कि भाई जितनी बीजेपी की राज्य में ज़मीन की लूट नहीं हुई थी जी, उससे कई गुना अधिक हेमंत सोरेन के राज्य में लूट हुआ और इनके संरक्षण में लूट हुआ। एक सवाल सर झारखंड आंदोलनकारी से जुड़ा हुआ है। लोग पूछ रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार में भी उनको न्याय नहीं मिल पाया। बाबूलाल मरांडी जी क्या इन सब चीज़ों पे नज़र रख रहे हैं? नहीं, ज़रूर हमारे ध्यान में है सारी बातों को। जो भी अलग राज्य आंदोलन से लोग जुड़े हुए लोग रहे हैं तो उनको सम्मान मिलना चाहिए, और बीजेपी की सरकार ने उनको यानी एक क्या कहते हैं उसको, पेंशन कहो या कुछ भी जी, देने का जो प्रारंभ किया है तो उस समय से किया है। सर अभी सरना धर्म कोड का एक मसला जो है विधानसभा से भी पारित किया गया और उसमें आप लोगों ने भी सहमति दी, लेकिन इस मांग को लेकर के चूंकि केंद्र में आपकी सरकार है तो लोग तो ये सवाल उठाते हैं कि बाबूलाल जी फिर केंद्र से क्यों नहीं उस पर दबाव बनाते हैं जबकि सीधी पहुंच प्रधानमंत्री से है। नहीं, मैं ये कहूँगा कि भाई 10 साल के पहले तो कांग्रेस की सरकार थी जी और 55-60 वर्षों तक राज किया। जी, जो आज उनके नेता घूम घूम करके कह रहा है कि हम सरना कोड देंगे, जब उनकी सरकार तो कहाँ सोए हुए थे। भारतीय जनता पार्टी उसके कोई विरोधी नहीं है, हम उसके सपोर्टर हैं, हम समर्थक हैं, उसको हम प्रमोट भी करते हैं। जहाँ तक देने का सवाल है तो जब देना होगा तो केंद्र सरकार उस पर विचार करेगी। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि देश भर में इस प्रकार से धर्म कोड के लिए अनेक लोगों ने जी, डाले हुए हैं, हमें लगता है सैकड़ों की संख्या में। तो सरकार को जब विचार करना होगा उसका विचार करेंगे। लेकिन अभी तक तो मैं इतना ही कहूँगा कि झारखंड में जितनी भी सरना धर्मावलंबी है, अपने को मानते हैं, उनका जितनी भी जो धार्मिक सांस्कृतिक जो स्थान है जी, उसको हम विकसित भी करेंगे, उसका हम सौंदर्यीकरण भी करेंगे, ताकि वही उनका नहीं बचेगा तो बाकी कोड से क्या है, बाकी कोड तो कभी ना कभी मिलेगा। मतलब आप चाहते हैं कि सरना कोड लागू? नहीं, कोई विरोध नहीं है भाई, क्यों विरोध करेंगे बताओ। नहीं, विरोध नहीं, वही लोग तो मैं कह रहा हूँ। और हमारी सरकार जब थी और बीजेपी की सरकार जब थी तो आपने देखा होगा जैसे आदिवासियों का जो सरना स्थल है, जाहिर थान है, जी, मांझी थान है, इस सब का निर्माण करना भी प्रारंभ कर दिए गए थे सरकार, ताकि अगर हम इसको नहीं सुरक्षित करें कैसे लोग जानेगा कि भाई सरना मतलब क्या। खाली ऐसे शब्दों से तो नहीं हो सकता है, उसकी जो जगह है उसको हमें डेवलप करना। अच्छा सर, अभी आप थोड़ी देर पहले जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो बीच में आपने कहा कि भाई मौजूदा समय में जो लच्छेदार भाषण दिया जाता है वो नहीं दे पाते हैं, राइमिंग नहीं कर पाते हैं, शेरो शायरी नहीं कर पाते हैं, पढ़ के नहीं बोल पाते हैं, जो जहन में आता है, मन में आता है, वही बात रखते हैं। अभी है क्या कि अभी आप जो फॉलोअप पे बोल रहे हैं वो 2 साल के बाद भी ये चीज़ें जो है आपसे जोड़ करके देखी जाएगी। एक जो बाबूलाल मरांडी जी जब भी कुछ करते हैं या फिर हम लोग जब खबर चलाते हैं आपसे संबंधित या फिर जब आप कोई दूसरा बयान जारी करते हैं तो लोग पूछने लगते हैं कि भाई आप कुतुब मीनार पे कब चढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक बहुत पुराना वायरल जो है आपका ये बयान रहता है कि बीजेपी में नहीं जाएंगे, कुतुब मीनार से कूद जाएंगे। ये सवाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैंडल से भी कभी ना कभी पूछा जाते रहता है, आम लोग तो पूछते ही हैं। बाबूलाल जी, इस पे आपका क्या जवाब है? क्या ये सवाल से आप वाकिफ़ हैं? आप देखिए, इस सवाल के जवाब मैंने कई बार दे चुका है, सार्वजनिक रूप से भी मैं दे चुका हूँ जी, अगर वास्तव में कहे तो कुतुब मीनार पर तो हम चढ़ ही गए थे।
छलांग भी लगाए लिए थे, लेकिन बीजेपी ने बचा लिया। अब उसके प्रति तो बीजेपी के प्रति मैं ऋणी हूँ, नहीं तो वहाँ से कूदे थे तो हाथ पैर तो सब समाप्त हो ही जाता। लेकिन लोग तो बोलते हैं कि भाई ये छलांग तो पहले ही से नीचे जाल बिछा दिया गया था अरे कि गिरना बीजेपी वही मैं बता रहा हूँ ना कि मैं छलांग तो लगा ही दिया था। ये तो बीजेपी थे कि हमें उसको बचा लिया, और नहीं तो फिर मेरा ये पता नहीं कि हड्डी गुड्डी कितना चकनाचूर हो जाता। अच्छा, आप इस टाइप के सवालों को आप देखते हैं, इंटरनेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं? हम देखते उतना नहीं है, लेकिन लोग हमें बताता है कि ऐसे ऐसे। हम बोले यार चलो क्या बात है, इस पर कितना बार मैं जवाब दे चुका हूँ, इसमें कितना क्या करना है। अब तो कोई स्वाभाविक है, बाकी जो हमारे अपोजिशन के लोग हैं उनको आनंद भी आता है। हमने कहा था लोगों को एंजॉय करो इसको। सर, आपने काफ़ी लंबा समय दिया। अब एक आखिरी सवाल और उसके बाद समाप्त कर देंगे, और वो सवाल ये है कि अगर आपको मौका मिल जाता है 2024 में, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? अगर 5 चीज़ अगर आप गिनाना चाहें फॉलोअप के दर्शकों को, जो आपकी जनता है। देखिए, मैंने बार बार कहा कि भाई बीजेपी की सरकार बनेगी, और मेरा व्यक्तिगत भी जो मत है मैं उसी को बोलता हूँ। देखिए, झारखंड में एक तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना जी, और कानून व्यवस्था को ठीक करना। पहले तो मैं कहता हूँ कानून व्यवस्था ठीक हो, जो कि कानून व्यवस्था अगर ठीक नहीं होगी, लोगों की हत्याएं होते रहेगी, माँ बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं रहेगी, तो फिर कोई भी लोग यहाँ आकर के पूंजी निवेश नहीं करेंगे या रोजगार के अवसर नहीं बढ़ेगा। दूसरा मैं कहता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर हमको ठीक करना। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे सड़क है, बिजली है, पानी है, ये ज़रूरी है जी। हम जैसे कहते हैं ना कि भाई साहब यहाँ पर पर्यटन के बहुत संभावनाएं हैं, तो हमने कहा पर्यटन के लिए क्या ज़रूरी है? पहला है कानून व्यवस्था ठीक हो, दूसरा है सड़कें अच्छी होना चाहिए, तीसरा है बिजली ठीक ठाक होनी चाहिए। तभी तो लोग आकर के घूमेंगे, अपना एंजॉय करेंगे, तभी तो पैसे लोग खर्च करेंगे, तभी झारखंड के बाकी सारे उद्योग चल पड़ेगा उससे जी। फिर मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई हम बड़े बड़े उद्योग पर ही सिर्फ ध्यान देते हैं, उससे रोजगार के अवसर यहाँ सृजित नहीं होगा। हमें यहाँ पर शिक्षा पर अधिक बल देना पड़ेगा, खेती पर अधिक बल देना पड़ेगा। खेती भी परंपरागत नहीं, हम ऑर्गेनिक खेती की ओर हम बढ़ सकते हैं क्या? जी। उसके लिए सिंचाई की सुविधा करना। ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो हमारे पास जो भी पैदा होगा तो बाहर उसको हम बेच सकते हैं, जिसके मार्केट आज दुनिया भर में, उसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं जी। लोगों को रोजगार मिल सकता है। फिर हम कहते हैं कि भाई शिक्षा भी हमें तकनीकी शिक्षा, ताकि हमारे बच्चे IIT भी करें, पॉलिटेक्निक भी करें, फिर इंजीनियरिंग करें, फिर पैरामेडिकल, हमारी बच्चियां नर्स भी बन सके, जो अच्छे गुड एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन यहाँ प्राप्त करेंगे, डिग्री के लिए नहीं, काम के लिए, तो फिर यहाँ भी जॉब कर सकते हैं, यहाँ से बाहर भी जॉब कर सकते हैं जी। चूँकि यहाँ पर छोटे छोटे किसान हैं, सीमांत किसान है, कोई बड़े बड़े कृषक नहीं है। हमें उनको ध्यान में रख करके, और जितनी आबादियाँ झारखंड में हो गई है, उस आबादी को हम सोचेंगे बड़े बड़े कारखाना खोल करके हम रोज़गार दे पाएंगे, शायद तो संभव नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमें उस पर हमको विचार करना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई इतना काम अगर कोई भी सरकार करेगी तो मैं समझता हूँ झारखंड का बड़ा भला हो जाएगा, और फिर बाहर पलायन भी रुक जाएगी, यहीं पर बहुत सारे रोजगार होगा। आज आप देखते होंगे, एक अगर स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी होती, कहीं आँख का अस्पताल लोग बोलता है ना कि यूपी में है, नेपाल में है, बेलोर जाते हैं, दक्षिण में है, तो कितना दूर दूर से लोग जाते हैं। अगर झारखंड में 2-3 ऐसे कुछ स्पेशलिस्ट हम व्यवस्था को हम खड़ा कर लें, तो बहुत सारे बाहर से लोग आएंगे इलाज कराने। अब बाहर से लोग आते हैं तो होटल भी चलने लगता है, मोटल भी चलने लगता है, यहाँ के लोगों के हाथों में रोजगार भी आता है। तो विकास का ये जो मापदंड है, ये करना है। सर, आपने फॉलोअप और फॉलोअप के दर्शकों का, झारखंड के लोगों का, सारे सवालों का काफ़ी स्पष्टता के साथ आपने जवाब दिया। आखिर में आप अपने तरफ से कुछ बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बस आपके दर्शकों को आज हमको लोगों ने सुना इतना देर तक, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी ओर से। फिर जब मौका मिलेगा तो फिर ज़रूर मिलूंगा आप सब लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद ही शुक्रिया सर, आपका परिवर्तन यात्रा से पहले बाबूलाल मरांडी जी से फॉलोअप की एक्सक्लूसिव बातचीत, जिसका हिस्सा आप सीधे तौर पे
बन सके, जुड़ सके, आपके सवालों का जवाब भी मिला। आगे भी इस तरीके के प्रयास जो है हम लोग करते रहेंगे। अब तक आप इस लाइव में बने रहे, आपका बेहद ही शुक्रिया।